Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video we have discussed about the types of company. ठीक है, how many types of company can be possible as per the Companies Act 2013. आपने उसको सीखा भी होगा, आई थिंक लर्न भी होगा बेटा आपको। आज हम बात करेंगे बेटा शेयर के बारे में, और शेयर होता क्या है, जिसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन था बहुत पहले से भी, आप जो इसके लिए एक्साइटेड थे सर शेयर क्या होता है। ठीक है, बड़े काफ़ी डीप में जानेंगे बेटा आप, और कंपनी किस तरीके से उसको एक्टिवेट करती है, कंपनी किस तरीके से उसको जो है फॉलो करती है, तो आप उसी के आज उसी के बारे में बेटा बात करेंगे। तब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो कंपनी है, इसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, कंपनी की बात करने जा रहे हैं। तो जो कंपनी है उस कंपनी का जो कैपिटल है, अच्छा कौन सा कैपिटल सर, ऑथराइज्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं। कौन सा कैपिटल बेटा, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन होता है, पहले से पता है। इसको आप मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्या कहते हैं बेटा, मैक्सिमम कैपिटल भी कहते हैं। तो कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर शेयर को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, ठीक है, उसके जो शेयर्स होते हैं, उसके जो कैपिटल होते हैं, इस पर्टिकुलर कंपनी में कितना कैपिटल रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ये पर्टिकुलर कंपनी है, कोई कंपनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी में कितना कैपिटल लगेगा। सपोज दैट कंपनी से बात हुई भैया, इस पर्टिकुलर कंपनी में जो है वो 1 लाख जो है कैपिटल लगेगा। कितना कैपिटल लगेगा, 1 लाख कैपिटल लगेगा। तो तुरंत बात की जाएगी कितने रुपए वाला, आप कहेंगे 10 रुपये वाला। अच्छा, अगर 1 लाख कैपिटल किसी ने लगाया है, सॉरी मतलब एक कंपनी के MOA में लिखा गया कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होगा वो कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा। तो आपने कहा एक शेयर की कीमत कितनी होगी बेटा, 10 रुपये होगी। अच्छा, इस कंपनी में कितने शेयर बनेंगे अब सर, 10,000 शेयर बनेंगे, डिवाइड करने के बाद 10,000 शेयर, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है वो किसी एक के बस की बात नहीं होती है। आपको पता, अगर OPC को छोड़ दिया जाए, 1% कंपनी को छोड़ दिया जाए, तो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, आपको पता है कि प्राइवेट के केस में 200 लोग हैंडल करते हैं, पब्लिक के केस में कोई दिक्कत ही नहीं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपनी का जो ये कैपिटल है, इसके जो कैपिटल को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि ये कह दिया जाता है कि भैया एक काम करो, ये कंपनी का तो कुल 10,000 शेयर है। कितना शेयर है, 10,000 शेयर है। मतलब ये कह सकते हैं 10,000 ब्लॉक है, ऐसा ऐसा ब्लॉक कितना है, 10,000 ब्लॉक है, और हर एक ब्लॉक को बोला देगा कि ये 1 शेयर है। क्या कितना शेयर है, 1 शेयर, और इसकी कीमत कितनी है, 10 रुपये। अगर आप इसके 10,000 शेयर परचेज करना चाहते हैं, इसके 100 शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो 100 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से आपको 1,000 देना पड़ेगा, और आप इस कंपनी के 1,000 के ओनर बनेंगे। ये बात आप दिमाग में रखिए अभी के लिए, ठीक है। तो सर हम शेयर को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक डिफिनीशन है। वैसे तो ऐसे जनरली अगर बोला जाए, मुंह से बोलना है जनरली, तो आप सीधे कह देंगे शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी के हिसाब से फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, डेफिनेशन के तौर पे, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल, ठीक है, या स्मार्ट यूनिट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब जो पूरी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक टुकड़े को एक शेयर बोला जाता है, ठीक है। उसका कुछ स्पेसिफाइड रेट होता है, और उसी रेट के हिसाब से वो बिकता है मार्केट में, ठीक है। तो चूंकि एज पर द कंपनीज एक्ट, सॉरी एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप आगे चल करके अगर आप जाएंगे CA वगैरह में तो आप पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक होता है बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो शेयर का नेचर अगर पूछा जाए कैसा होता है, तो शेयर एक गुड्स होता है। क्या होता है, बहुत अलग चीज बता रहा हूं बेटा, शेयर एक गुड्स होता है। इन केस ऑफ इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में शेयर को भी गुड्स बोला गया है, बिकॉज शेयर कैन बी सेल एंड शेयर कैन बी परचेज लाइक एज अ गुड्स। तो शेयर सेल भी किया जा सकता है, शेयर परचेज भी किया जा सकता है। जैसे एक सामान की बिक्री होती है, वैसे इसकी भी बिक्री आप जो है कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आई। तो डेफिनेशन के तौर पर बहुत ही कॉमन वे में बोलेंगे कि शेयर टोटल, देखो ऐसे सीधे बोलना आपको कि टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी एफर्ड बाय द एनीवन, किसी एक के द्वारा वो एफर्ट नहीं किया जा सकता, कोई एक उसको नहीं दे सकता। दैट्स वाई द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल या स्मॉल यूनिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। एंड दैट 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 शेयर, ठीक है। एंड हु द एंड
हु परचेज द शेयर दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो उस शेयर को परचेज करेगा वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बोला जाएगा। तो अब शायद आपके बात में दिमाग में बात चली गई होगी कि शेयर होता क्या है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं शेयर। तो बेटा दो आप शायद 11th में भी पढ़े होंगे शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। थोड़ा डीप में चलते हैं इसके। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो टाइप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बेटा आप मेरी बात आप दिमाग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि हम पूरे साल क्या करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मेहनत करते हैं। एक कंपनी में जब पूरे साल मेहनत होती है तो उस कंपनी को मिलता है प्रॉफिट, इसीलिए तो मेहनत किया जा रहा है। तो जो प्रॉफिट मिलता है कंपनी को, वो आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब जहां पे सिंगल ओनर था, वहां पे इसे प्रॉफिट बोला जाता था। ठीक है, जब आप पार्टनरशिप में गए तो इसे आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या इसको प्रॉफिट आप कह सकते हैं। लेकिन बेटा जब आप कंपनी के केस में प्रॉफिट को किसी भी शेयर होल्डर को देंगे, किसको देना है, शेयर होल्डर को। आप प्रॉफिट किसको देने जा रहे हैं, शेयर होल्डर को देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो किसने दिया हुआ है, सभी शेयर होल्डर ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा दिया हुआ है इस कंपनी में। शेयर होल्डर कौन होता है, जो शेयर को परचेज किया रहता है। ठीक है, तो इस शेयर होल्डर ने जब इस कंपनी में पैसा दिया तो इसी कैपिटल की वजह से तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी है कंपनी की बेटा कि आप जो है प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कभी भी शेयर होल्डर को आप ये नहीं कहेंगे कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है। शेयर होल्डर को दिया जाने वाला प्रॉफिट एक स्पेशल नाम ट्रीट किया जाता है, डिविडेंड। क्या बोला जाता है बेटा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है कि अगर प्रॉफिट पूरा आया है तो इस पूरे प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा रोक करके बाकी जो है शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। काफी डीप कंसेप्ट, आप आगे सीखेंगे। क्योंकि ये पैसा आपने सुना होगा 11th में रिटेन्ड अर्निंग, अगर दिमाग में आ रहा होगा तो जान रहेंगे कि रिटेन अर्निंग जैसा भी कोई आइटम होता है जिसको कंपनी बचा करके रख लेती है अपनी फ्यूचर कंटीजेंटी को रिकवर करने के लिए। भविष्य में कोई दिक्कत होती है तो वो रिकवर करने के लिए बाकी पैसे को वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। लेकिन ये एक बात दिमाग में रखिए, अगर शेयर होल्डर्स को कुछ मिलेगा द कंपनी तो वो प्रॉफिट के पार्ट को डिविडेंड बोला जाएगा। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड नॉट प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा बेटा, डिविडेंड। ये शेयर होल्डर रिसीव करते होता है प्रॉफिट ही, लेकिन कंपनी के केस में कुछ अलग ही बोल दिया गया और दैट इज अ डिविडेंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट यू कैन से। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर, इसको इसलिए बता दिया बेटा क्योंकि आगे डेफिनेशन सब इसी पे डिपेंड है। टाइप्स ऑफ शेयर में प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर, कौन से शेयर होल्डर को आप प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर हु हैव अ फॉलोइंग राइट्स, कुछ इनके राइट्स हैं और इसी के बेस पे बोला जाएगा प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट राइट क्या है बेटा, दे हैव टू राइट टू रिसीव, देखो राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप आगे सीखेंगे। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अच्छा प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं हिंदी में पूर्वाधिकार, जिसका अधिकार, जिसके राइट्स क्या हो, पहले हो। किसके पहले हो, इक्विटी के पहले हो। किसके पहले हो बेटा, इक्विटी के पहले हो। तो इक्विटी को एक भी रुपए डिविडेंड देने के पहले आपको किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। तो राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड अलाउड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो प्रेफरेंस का, अच्छा प्रेफरेंस का मतलब कैसा प्रेफरेंस बेटा, प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड। ठीक है, तो राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। अगर पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, अगर पैसे बचेंगे तो आप जो है इक्विटी की तरफ ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो पैसे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट जो प्रेफरेंस होता है वो किसका होता है, आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। सेकंड क्या होता है, राइट टू रिसीव amount of capital, right to receive amount of capital at the time of winding up of company before equity share। अब वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है बेटा समापन। क्या होता है, समापन या बंद करना। ठीक है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए कि जो वाइंडिंग अप है इसका मतलब होता है समाप्त कर देना या क्लोज डाउन कर देना। ठीक, अब बात यह है कि राइट टू रिसीव अमाउंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप
बिफोर द इक्विटी शेयर। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, कंपनी की लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है, किसी भी तरीके से अगर कंपनी बंद होने जा रही है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में जो पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के भी पैसे लगे हैं और इक्विटी के भी पैसे लगे हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उसको कैपिटल का पैसा सबसे पहले दिया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं इक्विटी को कैपिटल देने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। तो बात मेरे दिमाग में रखिएगा। और भी इनके राइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ये लोग प्रॉफिट में से भी कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड करने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से भी ये लोग जाकर के अपना, अगर टर्म्स एंड कंडीशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया तो वहां से भी ये पेमेंट लेते हैं। लेकिन अभी की बात ये है कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास दो राइट होता है, जो बेसिक राइट होता है। पहला राइट क्या होता है? राइट टू टेक डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर एंड राइट टू टेक कैपिटल in case of winding up of the company before the equity share. When the company are going to insolvent या when the company are going to winding up, जब कंपनी बंद होने जाती है, उस कंडीशन में जब असेट्स को बेच करके लायबिलिटी का रिकवर किया जाता है, तो जो पैसे बचते हैं उसमें से सबसे पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है और इसके बाद ही इक्विटी अगर बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो जितना कैपिटल लगाते हैं, अभी एक थोड़ा सा दिमाग में रख दीजिए। सपोज करो कि हमने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है, तो उसी समय आपका रेट फिक्स हो जाता है। कितने परसेंट वाला? 10% वाला। तो अगर 1 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10,000, ठीक है, सॉरी 10,000। तो आपको हर साल 10,000 एज अ डिविडेंड मिलेगा। दैट इज अ फिक्स डिविडेंड। यू कैन से कि ये फिक्स डिविडेंड है, नॉट मोर नॉट लेस। अगर आपकी कोई और टर्म्स कंडीशन नहीं है तो ये 10,000 आपको हर साल मिलेगा, ठीक है। लॉस की कंडीशन में, या कंपनी अगर घाटे में जाती है कभी भी, या कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो लॉस की भी कंडीशन में अगर पैसे बच रहे हैं प्रॉफिट के, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को पे होगा, इक्विटी को बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो इक्विटी को 1 रुपये डिविडेंड का नहीं मिलेगा इन केस ऑफ बैड ईयर्स, ठीक है। तो आप ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कितने टाइप हो सकते हैं? सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बेटा ये है कि जो डिविडेंड इनको देना है, डिविडेंड, वैसे क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संयुक्त या मिला जुला करके। तो जो डिविडेंड इनको आपको देना है, सपोज दैट कि ये 1 लाख रुपए का शेयर परचेज किया था और इस पे बात हुई थी कि 10% डिविडेंड आपको मिलेगा, तो इनका 1 लाख कैपिटल लगा है, तो आपको 10,000 जो है वो क्या देना है? डिविडेंड देना है। बात बराबर। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है वो साइन करते ही इसमें लिख दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन। जब शेयर परचेज किए जाते हैं भी आपको क्यूमुलेटिव वाला चाहिए या नॉन क्यूमुलेटिव वाला चाहिए, या जो शेयर कंपनी ने इशू किया वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, तो वो चीज़ें लिखी होती है। सबके अपने अपने बेनिफिट है। डिविडेंड 1 लाख पे 10% के हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कितना देना है? डिविडेंड 10,000, ठीक है। लेकिन बेटा अगर इस साल प्रॉफिट 9,000 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट कितना आया? 9,000। तो आपको पता है कि सर सबसे पहला पेमेंट किसको होता है? सबसे पहला पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉफिट तो 9,000 है और आपको देना कितना है? 10,000। वैसे प्रॉफिट है तभी डिविडेंड दिया जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड आपको देने का कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो इस केस में क्या होगा कि जो एरियर्स होगा, अच्छा अगर ये 9,000 पा जाएंगे तो 1,000 रुपये अगर क्यूमुलेटिव होगा, अगर कोई दूसरा होता तो नहीं, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो दैट 1,000 विल बी रिकवर इन फ्यूचर्स ईयर, ठीक है। भविष्य के सालों में ये 1,000 आपको पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के लिए कि द एरियर्स ऑफ द डिविडेंड, सपोज दैट इज अ बैड ईयर एंड you are not able to pay, a company is not able to pay the total amount of dividend to the cumulative preference shareholder, so rest of the dividend या area of the dividend that will be considered for the next future years, ठीक है। तो ये बात है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि आपको जो पेमेंट मिलना है वो इसी साल मिलेगा, बाकी आपको सपोज दैट कि आपको हमें देना था 10,000, लेकिन प्रॉफिट इस साल चूंकि 9,000 ही आया, तो आप 9,000 में ही संतोष करिए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इक्विटी को, अरे भैया इक्विटी को जब प्रेफरेंस से बचेगा तभी तो जाएंगे उसके पास, जब बच ही नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे उसके पास, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फर्क है? क्यूमुलेटिव वाले केस में जो बाकी का डिविडेंड रहेगा वो आगे के सालों में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो आप रखिए, बाकी की बातें नहीं। अगर होगा प्रॉफिट तो फिर अगले साल की बात की जाएगी, लेकिन हम उसको एरियर बना के नहीं रखेंगे, ठीक है। इसका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? ठीक है, डिविडेंड देने के बाद
after allowing dividend to the preference shareholder, listen carefully, after allowing dividend to the preference shareholder and as well as dividend allocated for the equity shareholder. तो dividend देखो, कंपनी हर साल एजीएम होता है बेटा, अब कितना बताया जाए, बहुत बड़ी बात है। एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ये जो पूरा प्रॉफिट है ना, इसमें से ऐसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, भैया ये देखो प्रेफरेंस वालों का है, ये देखो इक्विटी वालों का, ये पैसे रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट बचते हैं इसमें से क्या होता है, बस आप थोड़ा सा समझिए कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो ही हैव अ राइट टू टेक प्रॉफिट आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैव अ राइट टू टेक दैट डिविडेंड, ठीक है। मतलब ये कि ध्यान से सुनिए, आपने सबसे पहले किसको दिया सर, प्रेफरेंस को दिया, प्रॉफिट बचा, इसके बाद किसको दिया, इक्विटी को दिया, और इक्विटी को डिविडेंड देने के बाद भी अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट या कैन टेक दैट प्रॉफिट, ठीक है, वो उस प्रॉफिट को ले सकते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो ही इज पार्टिसिपेट टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन एंजॉय दैट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग, बस वही सेम है, उसी का अपोजिट कर दीजिए, मतलब नॉट कर दीजिए। मीन्स क्या है कि उनको राइट है टू पार्टिसिपेट दैट प्रॉफिट विच आर रेस्ट आफ्टर द गिविंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, बट ही हैव नो राइट, इनके पास वो राइट नहीं है कि ये डिविडेंड अपना लो और जाओ। आप ये नहीं कि जो है इक्विटी को दो तो फिर रुके रहो कि चलो ठीक है बचेगा तो उसमें भी मिलेगा, ठीक है। ये कद्दू नहीं कि कटेगा सबको बटेगा, ठीक है। हाँ, पार्टिसिपेटिंग वाला है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल क्या होता है। रिडीमेबल का मतलब होता है उसको रिडीम करना। अच्छा, रिडीम करने का मतलब क्या होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो कुछ दिन बाद क्या करते हो, रीपेमेंट करते हो। तो बैंक के लोन का जब रीपेमेंट करते बोल देगा रीपेमेंट, लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करोगे मींस रीपेमेंट या रीबैक या बाई बैक प्रेफरेंस शेयर, आप क्या करती है, कंपनी क्या करती है, उस पर्टिकुलर शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर देती है। तो दो तरीके के होते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम किए जा सकते हैं। रिडीम का मतलब कि भैया अभी कंपनी को पैसे की जरूरत थी, उसने प्रेफरेंस शेयर इशू करके कैपिटल तो ले लिया, लेकिन अब कंपनी चाहे तो उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर पे जो कैपिटल लगा है, सपोज करिए कि मोहन ने 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर परचेज किया था, तो ये 10 ईयर्स या 20 ईयर्स पे लिख दिया जाएगा, भैया 10 साल बाद ये क्या हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। तो 10 साल बाद कंपनी इनको इनका पैसा वापस कर देगी, ठीक है, और जो भी इनका डिविडेंड वगैरह बना वो इनको वापस कर देगी। दैट कैन बी रिडीम, मतलब रिडीम का मतलब रीपेमेंट ऑफ द शेयर, उसको रीपेमेंट ले जाओ भैया, कहानी खत्म, आपकी ओनरशिप खत्म, उसको वापस परचेज कर लेगी कंपनी। इररिडीमेबल का मतलब कुछ टर्म्स और कंडीशन ऐसे होते हैं कि वो प्रेफरेंस से रिडीम नहीं किया जा सकता। इसका क्या बेसिक फंडामेंटल है। इररिडीमेबल का मतलब है बेटा कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने कहा मैं आपको 15% दूंगी, ठीक है। अब सबको पता है अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दूंगा तो 1 लाख में 15% मतलब हर साल मुझे क्या मिलता रहेगा, 15,000 मिलता रहेगा। तो क्या जरूरत है मैं इसे रिडीम कराऊं, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई बढ़ा करके कह देती है कि ये इररिडीमेबल होगा, ठीक है। इररिडीमेबल के चक्कर में क्या होगा कि जो हमारे पास पैसे हैं, जो जनरल पब्लिक के पास पैसे हैं, उसको ऐसा लगे कि चलो 15% का है। इररिडीमेबल भी ऐसा नहीं कि जो है भविष्य में वो हमें वापस कर देगी तो हमें 15% नहीं मिलेगा, चलो ठीक है परचेज कर लो इररिडीमेबल। तो ये भी एक शेयर है इररिडीमेबल दैट कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय द कंपनी इन फ्यूचर। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, इट मींस some preference share can be convert, some preference share can be convert into equity share, ठीक है, as per the terms and condition। if in the article of association it is mentioned that preference share can be convert, तो आप उसको बोलेंगे convertible preference share। convertible for what, convertible into equity shareholder। तो preference shareholder as a थर्ड पार्टी माने जाते हैं पहले, लेकिन बाद में वो ओनर बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो बातें आप सीखेंगे बाद में। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं किसमें, इक्विटी में, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास दो है, वही सेम अपोजिट जो अपने प्रेफरेंस का बोला था वही इसका, ठीक है। ही हैव अ राइट टू टेक, पहला ही हैव अ राइट टू टेक डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिलेगी, इनका पहला राइट है। और ऐसे हमने प्रेफरेंस में क्या बोला था, हमने प्रेफरेंस में बोला था ही हैव अ राइट टू टेक डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर क्या बोल रहा है, ही हैव अ राइट टू टेक डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। एंड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप
द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर पेड इन लास्ट, मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको सबसे लास्ट में पे किया जाएगा। इफ द असेट्स या इफ द कैश इज अवेलेबल, इफ द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल, इफ द रिसोर्सेज इज अवेलेबल, देन दैट अमाउंट कैन बी रिकवर बाय द कंपनी, अदरवाइज कंपनी कैन डिनाई फॉर द पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये डिविडेंड पाएंगे, लेकिन किसके बाद पाएंगे? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास बात पाएंगे। और जो कंपनी है, कंपनी अगर वाइंडिंग अप होगी, कंपनी बंद होगी, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैपिटल का पेमेंट करेगी जो उन्होंने पैसा लगा रखा है। इसके बाद तब वो इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करेगी। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर इक्विटी तो हर तरीके से तरफ से जो है घाटे में जा रहा है। घाटे में नहीं जा रहा है बेटा। अगर हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हमने 10% दे दिया, क्या 10,000 रुपये क्या दे दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये 90,000 किसको मिला? सर 90,000 मिला इक्विटी वाले को। लेकिन अगर हमारी कंपनी बढ़ती गई और हमें इस साल प्रॉफिट 10 लाख रुपए हो गया, तो हमें तो अभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो 90% किस दिन फिक्स होता है, तो आपको देना कितना है? सिर्फ 10,000। लेकिन अब कितना बच रहा है? अब तो 9,90,000 में बच रहा है ना। तो द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज एंजॉय बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी का लॉस की कंडीशन में लॉस में जा सकते हैं और प्रॉफिट की कंडीशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंजॉय करते हैं। ठीक है, और इक्विटी को ही जो मेन ओनर बोला जाता है बेटा। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग वो पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो सारा किया धरा इन्हीं का होता है स्टूडेंट्स। तो डेफिनेशन के तौर पे वो करना क्या, होमवर्क के तौर पे बेटा डिफाइन करनी है, शेयर को डिफाइन करना है, शेयर के टाइप्स डिफाइन करना है, प्रेफरेंस को डिफाइन करना है, इक्विटी शेयर को डिफाइन करना है, और प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं वो भी आपको जो है वो डिफाइन करना है। Okay students, so that is enough for today. If you have any query you can ask to me. Thank you. Have a nice day.